क्लियर है तो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। चार्ज ऑन एसेट्स। तो जैसे मॉर्टगेज चार्ज देखा था या हाइपोथिकेशन चार्ज देखा था, अब एक ऑप्शन तो ये है कि आप उस चार्ज को रजिस्टर करवाएं, आप उस चार्ज को क्रिएट करें। दैट मीन्स आप तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें और अपने पास रख लें। जैसे कोई भी लेंडर जो है या मॉर्टगेजी जो है, वो जो भी एसेट एज अ सिक्योरिटी ले रहा है उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे अगर हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट हो रहा है, अब ये आपको पता है कि हाइपोथिकेशन क्या है, प्लेज क्या है, मॉर्टगेज क्या है। तो अगर हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट हो रहा है तो उसका डॉक्यूमेंट अलग होता है जिसको हम लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन कहते हैं। दैट इज के बैंक ये डॉक्यूमेंट बोरोवर को देता है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई होती हैं। अगर मैं प्रोमिनेंट फीचर उसके बताऊं तो इस किस्म के फीचर्स होते हैं कि ये एसेट आपके एज अ सिक्योरिटी या हाइपोथिकेट किए गए हैं। इन एसेट्स को आप या इसके इक्विवेलेंट वैल्यू को आप सेल नहीं कर सकते। बैंक जब चाहे आपके इन एसेट्स को जो आपने सिक्योरिटी के तौर पे दिए, क्योंकि पोजेशन आपको पता है हाइपोथिकेशन में बोरोवर के पास ही होता है। सो उसमें ये लिखा होता है लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन में कि बैंक जब चाहे आपके एसेट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, जब चाहे आपसे पैसे डिमांड कर सकता है। आपके एसेट्स की एक थॉरोली इंश्योरेंस होगी। वो इंश्योरेंस हर वक्त उतनी रिक्वायर्ड जितनी बैंक को है उतनी करवानी पड़ेगी। बेसिकली बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो सारी टर्म्स एंड क्लोजेस जो बैंक को सेव करती हैं वो उसमें लिखी गई होती है। इसी तरह अगर प्लेज का चार्ज क्रिएट हो रहा है तो ऐसी सूरत में लेटर ऑफ प्लेज साइन होता है। लेटर ऑफ प्लेज की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो थोड़ी डिफरेंट है। लाइक उसके अंदर एक जो भी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी दी गई है बोरोवर को, सॉरी लेंडर को या बैंक को, ऐसी सिचुएशन के अंदर बैंक का पूरा राइट है या लेंडर का पूरा राइट है कि उन चीज़ों को इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ बैंकरप्सी और इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन बाय द बोरोवर, बैंक उनको बेच सकता है। इसी तरह उसको इंश्योर किया जाएगा। इंश्योरेंस के जो पैसे होंगे वो बोरोवर पे करेगा। सो बेसिकली वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो बैंक सिक्योरिटी के तौर पे एसेट को ले रहा है उससे परटेन करती हुई अपने राइट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी टर्म एंड कंडीशंस है वो बैंक बोरोवर से या लेंडर बोरोवर से साइन करवा लेता है। इसी तरह जब हम मॉर्गेज की बात करते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट MODTD आ जाता है, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। सो उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब ये सारे चार्ज क्रिएट हो गए, डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास आ गए। द नेक्स्ट थिंग इज बैंक शुड और द लेंडर शुड रजिस्टर दोस चार्ज विद SECP एज वेल, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि जब डिफॉल्ट का केस आए तो एक सीरीज मौजूद हो, एक रैंकिंग मौजूद हो, एक तरतीब मौजूद हो कि कौन सा एसेट बिकेगा तो पहले पैसे किसको मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज जिसने SECP में चार्ज रजिस्टर करवाया है, जैसे ही एसेट बिकेगा बैंकरप्सी की सूरत में या नॉन पेमेंट की सूरत में, तो पहले पैसे उसको मिलेंगे जिसने सबसे पहले चार्ज क्रिएट करवाया था SECP के साथ, क्योंकि उसका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, उसका गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि इस तारीख को, इस डेट को या इस ईयर को या इस मंथ में ये चार्ज रजिस्टर हुआ था। सो दिस लेंडर और दिस बैंक हैज द फर्स्ट राइट के पैसे उसको सबसे पहले मिले। अदरवाइज अगर SECP में रिकॉर्ड नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट्स तो बैकडेटेड भी साइन हो सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट आज की डेट में मैं उसके ऊपर डेट 2 साल पहले की लगा दूं और उस पर बोरोवर साइन कर देता है, इन केस अगर फ्रॉड करना नियत हो, तो फिर चार्ज पहले किसने करवाया था ये मलिशियस हो जाता है। इसलिए जो चार्ज है जब हम डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं उस चार्ज को SECP में भी रजिस्टर करवाया जाता है, सो दैट एक ऑफिशियल रिकॉर्ड रहे। और इन केस ऑफ बैंक करप्सी और नॉन पेमेंट जब वो एसेट बिक रहा हो तो उसकी प्रोसीड्स एक सर्टन प्रोसेस के थ्रू, एक सर्टन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसको प्रोसीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बिटवीन द लेंडर्स। ठीक है, सो अब इसी हवाले से हम देखें। इन केस ऑफ अ कंपनी आइदर अ प्राइवेट और अ पब्लिक, charge on company asset has to be created and then registered with the Security and Exchange Commission of Pakistan। ठीक है, सो ना सिर्फ उस चार्ज को क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है अपने पास,
बल्कि उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे फिर एसईसीपी में भी चार्ज रजिस्टर होगा। और वो सॉरी, वो जो चार्जेस हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग चार्ज है, फिक्स्ड है, एक्सक्लूसिव, पारी पासु रैंकिंग, और इसी तरह देयर आर सो ऑन। सो वन बाय वन ये सारे आज डिस्कस करते हैं। The first type of charge that a lender can create with SCCP is floating charge. फ्लोट कहते हैं, आपने वैसे भी अगर इंग्लिश के हवाले से हम बात करें, जब कोई स्विम कर रहा होता है तो हम वो, और वो पानी पे तैर रहा होता है, हम उसको कहते हैं इज फ्लोटिंग। अब ये फ्लोटिंग चार्ज बेसिकली ये होता है कि ये भी एक किस्म का आप समझ लें स्विम कर रहा होता है, या इट्स अमंग्स्ट डिफरेंट एसेट्स नॉर्मली प्रेजेंट, मतलब जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं किसी भी कंपनी या बोरोवर के, प्लस जो आने वाले हैं दैट इज फ्यूचर। जो एसेट्स नहीं खरीदे उनके ऊपर भी ये चार्ज रजिस्टर होता है और क्रिएट होता है, दैट इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर एसेट्स। वो चाहे स्टॉक्स हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे डेटर्स हो, अकाउंट रिसीवेबल्स हो, वो स्पेसिफाई भी किया जा सकता है और पूरे एसेट्स पे भी किया जा सकता है। मतलब फ्लोटिंग चार्ज ओवर करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। सो इसका मतलब है कि उस कंपनी के जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं प्लस जो भी वो इन फ्यूचर बनाएगी, उन सब के ऊपर लेंडर का या बैंक का एक चार्ज क्रिएट होगा। दिस इज फ्लोटिंग चार्ज। ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे फ्लोटिंग चार्ज ओवर स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। अब बाकी एसेट्स के ऊपर नहीं है, ना रिसीवेबल्स के ऊपर है, ना कैश के ऊपर है, ना बैंक बैलेंसेस के ऊपर है, ना ही अदर करंट एसेट्स के ऊपर है। इस सिर्फ स्पेसिफिक है स्टॉक्स के ऊपर। सो स्टॉक्स का मतलब है आइदर इट इज रॉ मटेरियल, और इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, और इट इज फैक्ट्री ओवर इन फैक्ट्री, और इट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे भी है वो स्टॉक जिस मर्जी शेप में है, चाहे वो रॉ मटेरियल की शेप में है, चाहे वो वर्क इन प्रोसेस की शेप में है, चाहे वो फिनिश गुड की शेप के अंदर है, स्टॉक्स एग्जिस्टिंग प्लस आने वाले जितने भी होंगे उन सब के ऊपर लेंडर का या बैंक का चार्ज जो है वो क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर जो मैंने आपको बताया। सेकेंडली, फ्लोटिंग चार्ज के अंदर ये इख्तियार या राइट दिया जाता है बोरोवर को कि वो उन एसेट्स को जिन पे चार्ज है अपनी मर्जी से जैसे मर्जी यूज करे, और जब मर्जी चाहे तो सेल कर दे। ठीक है, सो चार्ज क्या है? करंट एंड फ्यूचर एसेट्स। अब अगर फ्लोटिंग चार्ज है तो बोरोवर लेंडर की या बोरोवर बैंक की मर्जी के बगैर भी, एनओसी लिए बगैर भी उस एसेट को सेल कर सकता है। दिस इज द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। बट उस चार्ज की जो भी अमाउंट थी, जैसे मैं कहता हूँ फ्लोटिंग चार्ज ऑन करंट एसेट ऑफ द कंपनी फॉर 500 मिलियन रुपीज, तो उसकी अमाउंट है चार्ज की 500 मिलियन। किसी भी वक्त कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो 500 मिलियन से कम नहीं होने चाहिए। दिस इज अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि चार्ज हमारा जो है या जो बैंक का चार्ज है या जो लेंडर ने चार्ज क्रिएट करवाया है दैट इज ऑफ रुपीज 500 मिलियन। सो बट बाय एनी टाइम the total current assets of the company will never be reduced from 500 million। लेकिन वो एसेट्स कौन से होंगे ये कंपनी की मर्जी है। कंपनी चाहे तो एसेट बेच दे, बट उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसी एसेट मौजूद होना चाहिए, या तो वो न्यू बाय करे या पुराने एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, बाय एनी मींस जो भी है टोटल एसेट जिन पे चार्ज क्रिएट किया गया है उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ, या उनकी जो भी आप समझ लें कि प्राइस है, वो उस अमाउंट से जितने का चार्ज रजिस्टर कराया गया है, जैसे अभी मैंने 500 मिलियन की एग्जांपल दी, सो 500 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे रॉ मटेरियल भी एक स्टॉक है और फिनिश प्रोडक्ट भी एक स्टॉक है। जब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो उसकी प्राइस कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि उसके ऊपर वैल्यू एडिशन नहीं हुई होती, उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ होता अभी।
सो रॉ मटेरियल के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है या स्टॉक्स के ऊपर चार्ज रजिस्टर किया जाता है, तो रॉ मटेरियल की वैल्यू कम है। जब कंपनी उसको प्रोसेस करती है, उस पर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करती है, कोई नई प्रोडक्ट उससे डिजाइन करके बनाती है, अब जो फिनिश प्रोडक्ट बन रही है उसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी रॉ मटेरियल से। सो जैसे जैसे रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है, कंपनी की जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं या जो स्टॉक्स हैं, उसकी वर्थ बढ़ती जाती है। ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ऐसी सूरत में कंपनी चाहे तो जो मर्जी एसेट को बेच दे, और इसी तरह जो मर्जी नए करंट एसेट्स बाय करती रहे या उनको कन्वर्ट करती रहे या रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाती रहे और उनको भी सेल आउट करती रहे। इन सारी सिचुएशन के अंदर लैंडर से या बैंक से कोई इजाजत लेने की या एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, डिस्पाइट के उसके ऊपर चार्ज रजिस्टर हुआ हुआ है। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक ही है फ्लोटिंग। इन केस कि वो जो चार्ज है वो 500 मिलियन का था, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, और वो 500 मिलियन से कम के एसेट रह गए हैं, कंपनी ने ज्यादा एसेट बेच दिए हैं, और जब बैंक ने या लेंडर ने इंस्पेक्ट किया या स्टॉक रिपोर्ट देखी या खुद जाके विजिट करके ऑब्जर्व किया, अगर वो एसेट 500 मिलियन से कम है, ऐसी सूरत में जो लेंडर है दैट विल टेक द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन जो उसके पास था, कि वो चाहे तो फाइनेंसिंग एडजस्ट करवाए या फिर कंपनी के कहे कि मजीद आप एसेट क्रिएट करें एट इमीडिएट बेसिस, सो दैट कि हमारा जो चार्ज है वो 500 मिलियन से कम ना हो, या जो एसेट है कंपनी के वो किसी भी वक्त 500 मिलियन से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग चार्ज। ऐसा चार्ज जिसमें एक सर्टेन अमाउंट का चार्ज रजिस्टर होता है ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये जनरल चार्ज भी हो सकता है, जैसे पूरे करंट एसेट्स पे भी लिया जा सकता है, और स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे सिर्फ बुक डेट्स पे भी लिया जा सकता है या सिर्फ स्टॉक्स पे भी लिया जा सकता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज शामिल है कि ये सवाबदीद कंपनी पे छोड़ दी जाती है या बोरोवर पे छोड़ दी जाती है, कि आप इसमें से जितना चाहें स्टॉक यूज करें, उनको सेल करें, किसी एनओसी की जरूरत नहीं है। बट द एग्रीगेट करंट एसेट्स या जो भी चीज जिस पे चार्ज लिया गया है, चाहे वो करंट एसेट है चाहे वो स्टॉक्स है, किसी भी वक्त उस चार्ज की जो भी अमाउंट है, वो एसेट उस चार्ज की अमाउंट से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसका अगर सेकंड पैराग्राफ पढ़ें, द स्पेशल नेचर ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज इज दैट द कंपनी कैन कंटिन्यू टू यूज द एसेट्स and can buy and sell them in ordinary course of business. It can thus trade with its stock and sell and replace plant and machinery, etc., without getting fresh consent from the mortgagee or lender. ठीक है, सो चार्जेस पे भी है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी पे है, स्टॉक्स पे है, करंट एसेट्स पे है या बुकलेट्स पे है, बैंक से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है उनको चेंज करने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है और वो ये है कि चार्ज अमाउंट से कम एसेट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट टाइप इज अ फिक्स्ड चार्ज। नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, फिक्स्ड मींस कि ये फ्लोटिंग नहीं है, इसमें खरीदा बेचा नहीं जा सकता। इसमें एक स्पेसिफिक चीज पे जब चार्ज रजिस्टर हो गया, अब वो चार्ज जब तक के रिलीज नहीं होगा, जब तक उसकी इजाजत नहीं, कॉन्सेंट नहीं ली जाएगी बोरोवर सॉरी लेंडर से या बैंक से, या जब तक उसका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, तब तक उस एसेट को बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, सो ये फिक्स चार्ज है। अ फिक्स्ड चार्ज इज a charge that is created or secured or registered on a particular assets of the company. So particular assets of the company means now you are specifying an exact property, an exact asset. Exact asset plant and machinery हो सकती है, कौन सी plant and machinery, land and building हो सकती है, कौन सी land and building. So that means we need to have a proper address and we need to identify that on which property we are creating a charge. Similarly, intellectual property rights such as copyrights, patents, trademarks, so ये वो intangible assets इनको हम कहते हैं, कॉपीराइट्स हैं या पेटेंट्स हैं या ट्रेडमार्क्स हैं, या इसी तरह अगर कोई स्पेसिफिक अपने नाम पे कोई चीज़ रजिस्टर करवाई हुई है, तो ऐसी चीज़ें भी एज अ सिक्योरिटी दी जाती हैं।
सो फिक्स चार्ज क्या है? फिक्स चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो एक पर्टिकुलर एसेट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर करवाया जा रहा है, और it is a charge on a specific fixed asset such as a piece of land to secure the repayment of a loan. In this arrangement, the asset is assigned to lender or creditor or a bank, and the borrower would need the bank's permission to sell it. So this is the difference between floating charge and fixed charge. Floating charge में आपको सिर्फ एक फिक्स्ड जो अमाउंट का चार्ज क्रिएट करवाया गया था उतने एसेट हर वक्त मौजूद होने चाहिए, जबकि जब फिक्स्ड की हम बात करें तो जितने मर्जी कंपनी के पास एसेट्स हैं, डबल हो गए हैं, ट्रिपल हो गए हैं, लेकिन जिस एसेट पे चार्ज है वो एसेट कंपनी या बोरोवर बगैर लेंडर के या बगैर बैंक की इजाजत के या बगैर एनओसी के नहीं बेच सकता. The bank also register this charge with SECP against the asset which remains in force until the loan is repaid. So ये दोनों ऑप्शन मौजूद है, या तो लोन रीपे हो जाए, जब लोन रीपे हो गया तो ऑब्वियसली बैंक का कोई स्टेक ही नहीं है, तो फिर बैंक उस सिक्योरिटी को रिलीज कर देता है, एनओसी दे देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देता है. दैट मींस इसके बाद वो एसेट फ्री है. अगर बोरोवर या कंपनी जिसने लोन एडजस्ट करवा दिया है वो चाहे तो एसेट को जैसे मर्जी बेच सकता है. बट इन केस अगर लोन रीपे नहीं हुआ या बैंक का या लेंडर का कोई भी स्टेक मौजूद है उस एसेट के अंदर, उस सिक्योरिटी के अंदर जो बोरोवर की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, तो जब तक एनओसी नहीं मिलेगा, जब तक बैंक को नो जब तक बैंक बोरोवर को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगा, तब तक उस चार्ज को सेल या उस एसेट को, उस प्रॉपर्टी को जो एज अ चार्ज दिया गया था, एज अ सिक्योरिटी दिया गया था, उसको सेल नहीं किया जा सकता. यहाँ तक कोई चीज नहीं समझ आ रही तो काइंडली पूछ लें. ओके. फिर इन चार्जेस के हवाले से इनकी फर्दर अगर हम टाइप्स देखें तो एक है एक्सक्लूसिव चार्ज. एक्सक्लूसिव नाम से भी क्लियर है, एक्सक्लूसिव मींस ओनली वन, या एक्सक्लूसिव मींस एक स्पेसिफिक कर दिया गया है. जैसे मैं कहता हूँ एवरीबडी इज गुड, एक्सक्लूसिवली दिस पर्सन इज वेरी गुड. ठीक है, सो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि इन सब में से ये अलहदा तौर पे प्रोमिनेंटली ये एक जो है दैट इज एक्सक्लूसिव. तो इसी तरह एक्सक्लूसिव चार्ज की जब हम बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव चार्ज मीन्स कि एक ऐसा एसेट, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कंपनी या जो भी बोरोवर दे रही है और उसके ऊपर सिर्फ एक बैंक का चार्ज है. when there is charge of only one institution exclusively on some assets of the company. जैसे हो सकता है कि कंपनी की बहुत सी प्रॉपर्टीज हो. एक प्रॉपर्टी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक रायबंड में प्रॉपर्टी है, एक सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में प्रॉपर्टी है, एक जौहर टाउन में प्रॉपर्टी है, एक लेट से मांगा मंडी में प्रॉपर्टी है. वो फैक्ट्रीज हैं उस कंपनी के मुख्तलिफ. कंपनी कहती है कि जो रायबंड वाली प्रॉपर्टी है दैट विल बी एक्सक्लूसिवली गिवन टू बैंक अल हबीब. ठीक है, और उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, उसका सारा चार्ट उसी तरीके से क्रिएट किया जाएगा. अब इसका मतलब क्या होगा फिर कि जो राइवेंट वाली प्रॉपर्टी है कंपनी की, वो किसी भी और बैंक को या लेंडर को एज अ सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती. ठीक है, या नहीं दी गई. इसका मतलब है बैंक अल हबीब हैज एन एक्सक्लूसिव चार्ज ओवर प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी विच इज सिचुएटेड एट राइवेंट, जिसका कंप्लीट एड्रेस मौजूद होगा. ठीक है, so that kind of charge in which there is no other institution, or in which there is only one institution which has created a charge over a specific asset of the company, that kind of charge is called exclusive charge. इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी पे हो सकता है. सो कंपनी कैन हैव मल्टीपल प्लांट एंड मशीनरीज और मल्टीपल एसेट्स जो एज अ प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं. बट एक ऐसी प्लांट एंड मशीनरी लेट से कि वो इंपोर्ट ही बैंक हबीब से करवाई गई थी या बैंक अल्फला से करवाई गई थी, चले. सो बैंक अल्फला से वो इंपोर्ट की गई, उसको इंस्टॉल करवाया गया, और अरेंजमेंट ये थी कि जब
इम्पोर्ट होके, आपने लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ा होगा, सो लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट जब कोई भी प्रोडक्ट या जब कोई भी प्लांट एंड मशीनरी लेट से वो इम्पोर्ट होके पाकिस्तान आ गई और उसकी पेमेंट जो है वो जो बोरोवर है या जिसने इंपोर्ट की है वो कहता है कि हम इंस्टॉलमेंट में बैंक को पे करेंगे। सो बैंक पे कर दे एक्सपोर्टर को, और बैंक की जो पेमेंट है जो बैंक ने की होगी बाहर या एक्सपोर्टर को जिसको भी की होगी, हम एज अ बोरोवर बैंक को इंस्टॉलमेंट में उस प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है या जो भी बैंक ने पे किया है प्लस इंटरेस्ट और कमीशन उस पर जो भी बैंक का बनता है वो 3 साल की इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली बैंक जो है वो उस एसेट पे एक्सक्लूसिव चार्ज रजिस्टर करवा लेता है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो एक स्पेसिफिक बैंक से इंपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट की गई थी उसके ऊपर बाकी किसी भी और लेंडर का या किसी भी और बैंक का चार्ज नहीं होगा, बल्कि एक्सक्लूसिवली ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इसी बैंक के लिए होगी जिसने इंपोर्ट किया। तो ऐसी सूरत में अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है या रीपे नहीं कर पाता लोन, ऐसी सिचुएशन में जिसके पास एक्सक्लूसिव चार्ज होता है वो उस प्लांट एंड मशीनरी या उस एसेट को बेच के जितनी भी प्रोसीड्स आएंगी वो सिर्फ उसी एक बैंक के पास आएंगी। ठीक है, सो एक्सक्लूसिव चार्ज इज गुड फॉर द लेंडर, इट इज गुड फॉर द बैंक, कि अगर उसके ऊपर क्योंकि शराकतदारी नहीं है या और किसी बैंक का चार्ज नहीं है या और कोई भी बैंक उसमें हिस्सादार नहीं है इन केस ऑफ सेल ऑफ दैट एसेट, तो ऐसी सूरत में वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ उसकी जितनी भी प्रोसीड्स आएंगी जितने भी पैसे आएंगे बेच के वो एक ही बैंक के पास जाएंगे। सो फॉर अ बैंक एक्सक्लूसिव चार्ज इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। अगर कोई भी कस्टमर एक्सक्लूसिव चार्ज देता है या एक्सेप्ट करता है कि हम आपको एक्सक्लूसिव चार्ज देंगे, तो ऐसी सूरत में बैंक विल टेक इट एज अ प्रिविलेज। यहाँ पे एक्सक्लूसिव चार्ज क्रिएट करने के लिए टेक्निकली कुछ इश्यूज हैं। अब वो क्या है? फॉर एग्जांपल, एक बैंक है जिसने कंपनी के प्रेजेंट एंड फ्यूचर एसेट्स के ऊपर चार्ज रजिस्टर करवाया हुआ है। अब स्टेटमेंट ये है कि चार्ज ओवर करंट एंड फ्यूचर एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर ₹100 million। लेट से ये चार्ज रजिस्टर करवाया हुआ है मीजान बैंक ने। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग एसेट्स थे वो तो थे ही थे, प्लस कंपनी के जो फ्यूचर एसेट्स होंगे जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी अभी कंपनी इंपोर्ट कर रही है या करेगी उसके ऊपर भी मीजान बैंक का चार्ज होगा। तो अब अगर एक्सक्लूसिव चार्ज कोई बैंक क्रिएट करना चाह रहा है तो इसका मतलब है कि जो पिछले बैंक ने फ्यूचर एसेट्स पे भी चार्ज रजिस्टर करवाया हुआ है उसको काउंटर करना पड़ेगा। काउंटर कैसे होगा कि उससे एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सो दैट मीन्स कि जो भी बैंक एक्सक्लूसिव चार्ज रजिस्टर करवाना चाहता है, अगर उससे पहले किसी भी बैंक ने प्रेजेंट एंड फ्यूचर एसेट्स पे चार्ज रजिस्टर करवाया हुआ है तो उस बैंक से एनओसी लिया जाएगा कि आपका करंट और फ्यूचर एसेट्स के ऊपर चार्ज रहेगा, ठीक है, लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी पूरी डिटेल्स मौजूद होंगी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका कोई राइट नहीं होगा, तो फिर आपका एक्सक्लूसिव चार्ज रजिस्टर हो सकता है। सो ये टेक्निकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, समझने नहीं समझ आएगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा। कि लेट से एक कंपनी ने लोन लिया था 2011 में मीज़ान बैंक लिमिटेड से, और उस लोन के अगेंस्ट मीज़ान बैंक ने कंपनी के प्रेजेंट एंड फ्यूचर एसेट्स पे चार्ज रजिस्टर करवाया था। प्रेजेंट एंड फ्यूचर एसेट्स पे चार्ज रजिस्टर कराने का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उन पे भी, और जो फ्यूचर में कंपनी एसेट लेगी उन पे भी मीज़ान बैंक का चार्ज रहेगा। ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया गया, सो इसका मतलब है कंपनी जो सा मर्जी एसेट बेचे खरीदे, दैट इज फाइन, लेकिन चार्ज रजिस्टर होगा तमाम एसेट्स के ऊपर, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। अब ये बात है 2011 की। लेट से कंपनी 2013 के अंदर एक प्लांट जो है वो इंपोर्ट करना चाह रही है थ्रू हबीब बैंक लिमिटेड, और हबीब बैंक ये चाहता है कि
ये प्लांट जो हमारे थ्रू इंपोर्ट हो रहा है और इसकी पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में आनी है या एज अ लोन आनी है, ये एसेट या ये प्लांट एक्सक्लूसिवली हबीब बैंक के पास ही रहे, इसका चार्ज। ठीक है। सो मीजान बैंक ने ऑलरेडी प्रेजेंट एंड फ्यूचर करवाया हुआ है, सो बाय वर्डिंग और बाय कैरेक्टरिस्टिक इस प्लांट के ऊपर मीजान बैंक का भी राइट है, चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब अगर एचबीएल ये चाहे कि इस पे सिर्फ एचबीएल का चार्ज हो, तो ऐसी सूरत में एचबीएल को मीजान बैंक से एनओसी लेना पड़ेगा कि आपका जो चार्ज रजिस्टर था, क्योंकि प्रेजेंट एंड फ्यूचर एसेट्स पे था, सब पे था, लेकिन हम एक्सक्लूसिव चार्ज रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप एक एनओसी दें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दें कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी जो 2013 में एचपीएल इंपोर्ट कर रहा है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये उसकी डिटेल्स हैं, वो सारा कुछ लिखा जाएगा। इसके ऊपर हमें कोई एतराज नहीं कि अगर आप एक्सक्लूसिव चार्ज रजिस्टर कर लें। अगर मीज़ान ये एनओसी दे देता है, तो उसके बाद मीज़ान अपना राइट खुद फोरगो कर रहा है, मतलब मीज़ान खुद अपने राइट से दस्तबरदार हो रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है कि इस एसेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एचबीएल का चार्ज है, हमारा कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। सो ये एनओसी के बाद एचबीएल का जो चार्ज होगा वो एक्सक्लूसिव चार्ज होगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? सिमिलरली, ये तो एक एग्जांपल थी मिजान बैंक की, हो सकता है 10 बैंक्स ने फाइनेंसिंग की हो और 10 के 10 ने प्रेजेंट एंड फ्यूचर एसेट्स पे चार्ज लिया हो, तो ऐसी सूरत में अगर एक्सक्लूसिव चार्ज रजिस्टर कराना है, तो सब बैंक से, उन्हीं तमाम 10 के 10 बैंक से एनओसी लेना पड़ेगा, फिर जाके एक्सक्लूसिव चार्ज जो है वो रजिस्टर होगा। अब ऑब्वियसली वो सारे बैंक जिन्होंने प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे चार्ज रजिस्टर करवाया हुआ है, वो विलिंगली ये एनओसी नहीं देंगे। वो क्यों अपने राइट्स को खुद ही फोरगो करें? सो वो एनओसी मुश्किल से मिलता है और वो कस्टमर के प्रेशराइज करने पे मिलता है। सो बैंक डायरेक्टली दूसरे बैंक को नहीं कह सकता कि आप हमें एनओसी दें। बैंक कस्टमर को या बोरोवर को कहता है कि हम एक्सक्लूसिव चार्ज रजिस्टर करवा रहे हैं, आपने एग्री किया है कि एक्सक्लूसिव चार्ज होगा, तो आप अपने पिछले तमाम बैंकों से जिससे आपने लोन लिया है, उनसे कहें कि हमें एनओसी दें ताकि हम एक्सक्लूसिव चार्ज रजिस्टर करा सकें। सो हर बैंक को बोरोवर या कंपनी कहती है, हर बैंक अलग-अलग से एनओसी देता है, और वो एनओसी सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंटेशन लेके जो लेंडर है, जो बैंक है, वो एससीसीपी जाता है और अपना एक्सक्लूसिव चार्ज उस एसेट पे, उस प्रॉपर्टी पे रजिस्टर करवा लेता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। वी हैव 1 मिनट लेफ्ट, इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, सो दोबारा इसको ज्वाइन करते हैं। तब तक कोई चीज़ अगर नहीं समझ आएगी तो आप उसको नोट डाउन कर लें ताकि वो पूछ सकें। सो सेशन एंड होता है तो मैं दोबारा इसको ज्वाइन करूँगा।